बच्चों, आपके सामने आज मैं हिंदी भाषा की ध्वनियाँ लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पढ़ाया, बच्चों आपके सामने आज मैं हिंदी भाषा की ध्वनियाँ लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पढ़ाया, हम आपको डीएलएड में पढ़ा रहे थे बेसिक लेवल का कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में शुरुआत है उसकी फर्स्ट पॉइंट से, तो यहीं से हिंदी भाषा की ध्वनियों से। लेकिन बीच में हमने इसलिए उस पॉइंट को लिया था क्योंकि आपका जो समझने का लेवल है वही से स्टार्ट होता है कि स्वर किसे कहते हैं और ध्वनियाँ किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले भी सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंदी भाषा की ध्वनियाँ क्या हैं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे बच्चों, आपने एक पॉइंट देखा, पहला पॉइंट यही होगा आपका हिंदी सिलेबस में। आज मैं सिलेबस डाल दूंगी और आप सिलेबस देखिएगा कि सिलेबस बहुत कुछ पढ़िए, लेकिन आप पॉइंट वाइज ना पढ़े तो सब बेकार है और बहुत ज़्यादा आपको विस्तृत जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे तो आप 25 में से तो 24 और 23 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की ध्वनियाँ क्या हैं। तो जैसा आप वर्ड देखते जाइए मेरे साथ और बोलते भी जाइए मुंह से। मैंने इसलिए इसे पहले इसे लिख लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत लॉन्ग होता है वीडियो तो आपको भी बोरियत महसूस होती है, आप शायद पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए पहले से मैं ये सेट कर लेती हूँ, तब आपके सामने 10 मिनट 15 मिनट जितनी मिनट की वीडियो होती है वो लेके सामने उपस्थित रहती हूँ। आइए हम देखते हैं कि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद, नाद मीन्स होता है बच्चों आवाज, आवाज को ही नाद कहते हैं। तो सुनाई देने वाले नाद या आवाज को हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वह ध्वनि है। वह क्या है? ध्वनि है। अब अर्थ को आप समझिए, पहले मेरे साथ पढ़िए। अतः उसे सीमित करना संभव नहीं है, इसलिए उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। अतः ये सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का निर्माण करती हैं। अब इनको पढ़ा आपने, फिर एक बार मैं आपके सामने बोलती हूँ कि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद, आवाज, नाद या आवाज को ध्वनि कहते हैं। अब एक लाइन को समझिए कि बच्चों देखिए, हम तो जानते हैं, शेर उस दिन आपको पढ़ाया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला पूरा आपने पढ़ा, लेकिन इसके पहले भी यह है क्या, इसे जानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आपके पॉइंट में रखा गया कि बच्चों को आप समझाइए कि जो हम पढ़ते हैं का, खा, गा या ए, बी, सी, जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक संकेत है। वो क्या है? एक संकेत है। इसके पहले एक ध्वनि होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि बच्चा जब जन्म लिया, पैदा हुआ, तो वो क्या निकलता है? वर्ण अक्षर नहीं निकालता है, बल्कि वो क्या, संकेत में एक ध्वनि निकालता है। क्या निकालता है बच्चों? ध्वनि निकालता है। हम लोग कहते हैं उस ध्वनि को कि बच्चा रोया, बोलते हैं ना, लेकिन बच्चे को मालूम नहीं होता क्योंकि साउंड जो है वो जन्म से ही उसे मिला है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो सिर्फ आवाज निकाल रहा है। ये इन्हीं विशेष प्रकार की एक ध्वनि आ रही है और उन ध्वनियों को हम लोग क्या किए, उन्हें ध्वनियों को हमने अक्षरों में परिवर्तित कर दिया है। अक्षर है क्या बेटा? एक संकेत है। अक्षर क्या है? एक संकेत है। जैसे हमने सीधे बताया ना कि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले आवाज या नाद को ध्वनि कहते हैं। मतलब जो कान में हमारे एक साउंड जाता है, वो चाहे जिस चीज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो साउंड जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मात्र, और मात्र क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे ट्रेन गुजरी, उसकी आवाज आई, ट्रेन गुजरी उसकी आवाज आई ना, आप तुरंत कैसे जान लिया कि बस ये तो ट्रेन की आवाज है? क्योंकि जो साउंड हमारे कान में गई उससे पता चल गया कि ये तो भैया ट्रेन की ही आवाज है। तो सिर्फ साउंड गई है, लेकिन उसे क्या, रेल या ट्रेन शब्द क्या किया, हमने उस साउंड को उससे जोड़ दिया। जैसा बच्चा जन्म लिया, रोया,
और रोने के बाद ये रोना तो हम कह रहे हैं ना, उस बच्चे को पता नहीं है, उसने सीखा है क्या अक्षर? नहीं सीखा। वो सिर्फ एक स्वाभाविक, एक जो उसे विशेष रूप से पहले जन्म से ही मिली एक आवाज निकाल रहा है। वो आवाज निकाल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे संकेतों में परिवर्तित कर दे रहे हैं। कैसे संकेत? वर्ड रूपी संकेत। वर्ड कैसे? रोना, यानी कि जब आवाज साउंड बच्चा निकालेगा और कैसे मतलब कुछ आवाज, देखिए उसकी आवाज को हम लोग क्या किए, बदल दिए, रो रहा है, यानी इंप्रेशन उसके चेहरे का हाव भाव देखकर कि बच्चा हंसेगा तो नहीं, जन्म लेने से हंसना एक स्वाभाविक है, लेकिन जो रो रहा है उसे साउंड मिला है जन्म से, तो हम लोग क्या किए, उन साउंड को चिन्हों में परिवर्तित कर दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, नहीं नहीं बच्चा तो सिर्फ रो रहा है। तो वही आगे पढ़ते हैं हम, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। कि सामान्य व्यवहार में कानों को जो हमें सुनाई देता है, वो किसी भी प्रकार का साउंड हो, आवाज हो, वो उसे क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वह क्या है, ध्वनि है। यानी जो कुछ भी, मतलब कुछ भी, कान में आवाज गई, क्या हुआ, आवाज गई ना, गुजरी, तो ध्वनि है। और ध्वनि जो सुनाई देती है वो हम क्या करते हैं, उसको दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। एक सार्थक होती है जिनको हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और एक निरर्थक ध्वनि होती है, मीन्स बहुत सारी ध्वनियां हैं, उनको हम सब इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, तो उनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। और जो सार्थक ध्वनियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि अतः उन्हें सीमित करना संभव नहीं है। हमने बताया ना कि ध्वनियां बहुत सारी हैं, उनको हम सीमित नहीं कर सकते, यानी सबको याद नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं कि संभव नहीं है, इसलिए उसे क्या किया, दो भागों में बांट दिया, एक सार्थक और एक निरर्थक। अतः ये सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती हैं। मतलब जो व्यक्ति होता है वो जन्म से ही ध्वनि उसे मिली होती है, सीधी सी बात। उसे ध्वनि को हम नहीं सीखते हैं, उस ध्वनियों को हम चिन्हों में परिवर्तित करके वर्ड को सीखते हैं, यानी शब्द को सीखते हैं, अक्षर को सीखते हैं। देखिए सीधे सार्थक भाषा में आप समझिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे ध्वनि जन्म से ही मिली होती है, यानी जो कुछ भी हमें सुनाई देता है वो क्या है, एक साउंड है, एक ध्वनि है। सुनाई देने के अर्थ में बोल रहे हैं, और दूसरा जो हम कुछ क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, आवाज निकालते हैं, बस आवाज समझिए, ना दिया आवाज, वो क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि है। लेकिन जब उन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं, उन ध्वनियों को हम संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे संकेत, अलग अलग हम कहते हैं ना, ये किस शब्द से बना है, जैसे हमने कहा कि कौन सा, ये देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा किस में पढ़ते हैं आप, देवनागरी लिपि में, आगे है बताएंगे। तो देवनागरी लिपि में चिन्हों को क्या किया गया, चिन्हित कर दिया गया। जैसे हम कहते हैं आ, आवाज निकल रही है, एक साउंड है, आ निकल रहा है, तो उसको क्या किया कि भैया ये तो आ कह रहा है, मतलब कि देवनागरी लिपि में इसका अर्थ क्या होगा, चिन्ह है मात्र, आ हो गया, चिन्ह क्या हो गया, आ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बना जाता, कुछ व्यवहारिक समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आ बोल दिए कि भैया ये तो क्या है, अब किस भाषा में, देवनागरी, देवनागरी। अब देखिए ये देवनागरी में आ हो गया। फिर आपको हम कहा कि आप कैसे बोलते हैं ना बच्चों कि ए कह रहे हैं, ए बोले ना हम, ए क्या हो गया, ग्रीक भाषा में हो गया, ग्रीक भाषा में हो गया ना। अब ऐसे क्या, ये सिर्फ चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह है कि जो साउंड है हम लोगों के द्वारा या तो बोला गया या हम लोगों ने जो सुना, कान में जो आवाज गई उसे क्या किया, चिन्हों में परिवर्तित कर दिया। और ये जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, ये अथाह है, इनकी कोई सीमा नहीं है, सब ध्वनियों को हम याद नहीं रख सकते, तो इनको क्या किया, दो भागों में बांट दिया, एक सार्थक और एक निरर्थक। आइए देखते हैं कि क्या किया, और सार्थक निरर्थक को बांट दिया, तो सार्थक को हम क्या करते हैं, सुन के भूल जाते हैं, होगी कोई आवाज, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो निरर्थक को क्या किया, हमने सुना और उसे इग्नोर कर दिया,
उसे भुला दिया। लेकिन जो सार्थक होती हैं, ये क्या सार्थक हैं क्या, जिन्हें चिन्हों में परिवर्तित किया गया। जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ ही भाषा का निर्माण, यही सार्थक ध्वनियाँ भाषा का निर्माण करती हैं। और इन्हें क्या किया गया, आगे देखिए एक पूछता है कि हिंदी भाषा की ध्वनियाँ। तो आइए हम मेन पॉइंट पे चलते हैं कि देखिए यहाँ हमारा संबंध सुस्पष्ट एवं सार्थक ध्वनियों से है। मतलब हमने पहले ही समझा दिया आपको कि निरर्थक है क्या, कि बहुत सारी आवाजें आती हैं लेकिन उनके लिए चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, यानी उन्हें चिन्हित नहीं किया गया, इसलिए क्या किया गया, उन्हें सुनकर इग्नोर कर दिया गया, भुला दिया गया कि होगी कोई साउंड। लेकिन जिन्हें क्या किया गया, वर्डों के माध्यम से चिन्हित कर दिया गया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा ना, और कुछ तो पढ़ नहीं रहे, तो वर्ड होंगे इसमें। तो क्या किया, जिन्हें वर्डों के माध्यम से चिन्हित कर दिया गया, उन ध्वनियों को हम सार्थक ध्वनि कहते हैं। कहा ना कि सार्थक ध्वनियों से है, ये सार्थक ध्वनियां ही क्या करती हैं, भाषा का निर्माण करती हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए जब देखिए, अब देखिए लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हमने बताया अभी कि ये हमारा जो हिंदी भाषा है, ये किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। और तो इसलिए हम क्या, देवनागरी के लिए बड़ी विशेषता है, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे पॉइंट में है कि देवनागरी के लिए एक चिन्ह के लिए एक वर्ड है। जैसे हमने कहा आ, अब देखिए आ, छोटा या बड़ा आ, कुछ भी हो, आ कहा ना, तो इनके लिए अब आ ही है, इनके लिए ये लिख दिया। अब ये चिन्ह है बेटा, ये वर्ड है क्या, हमारे चिन्ह। कैसे चिन्ह है, ध्वनियों से संबंधित चिन्ह, कि जैसे ध्वनियां निकलती गई उनको हम क्या किए, उन्हीं में उनको चिन्हित करते गए। अब जैसे कोई बच्चा बोल रहा आ, तो देवनागरी में तुरंत समझ गए कि ये तो भैया इसे लिखा जाता है। लेकिन देखिए और भाषाओं में एक ही साउंड के लिए कई वर्डों का प्रयोग किया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा है, उसमें एक वर्ड के लिए केवल एक ध्वनि के लिए या एक ध्वनि के लिए केवल एक वर्ड का प्रयोग किया गया, एक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा, अभी तना तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आप ध्वनि क्या है, तो सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद या आवाज को हम क्या कहते हैं बच्चों, ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वह ध्वनि है, अतः इन्हें सीमित करना संभव नहीं है, इसलिए उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। अतः ये सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती हैं। सीधी सी बात कि जो कुछ हमें सुनाई देता है, हमारे कानों में जो भी आवाज साउंड जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, नाद कहते हैं हिंदी में, ध्वनि या आवाज या नाद कहते हैं इन ध्वनियों को। और ये कई विशाल है, मतलब कई प्रकार की हैं, बहुत सारी हैं, इन्हें हम सीमित नहीं कर सकते, मतलब सबको याद नहीं कर सकते, सबको चिन्हित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सार्थक हैं, क्या किया गया, कुछ ध्वनियों को इन्हें दो भागों में बांट दिया गया, सार्थक और निरर्थक। जो निरर्थक है मीन्स उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है, उनको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। और जो सार्थक होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उन्हीं सार्थक ध्वनियों के माध्यम से क्या किया गया, इन्हीं शब्दों का निर्माण किया गया। अब एक माइंड में एक बात आती होगी कि सार्थक ध्वनियां कौन है और निरर्थक ध्वनियां क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको छोटा सा देंगे। जैसे आप लिखते हो बच्चों जल, लिखते हो ना, एक ये क्या है, ये सार्थक शब्द है। ये क्या है, सार्थक शब्द। अब कैसे सार्थक शब्द है, क्योंकि जा प्लस ला से बना है जल। अब शब्द की बात, अभी वर्ड की बात, वर्ण की नहीं का, वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ण और वर्ड में अंतर, ये शब्द की बात कर रहे हैं हम। जा और ला क्या हो गया, जब जोड़ दिया तो जल बन गया। लेकिन इसी को आप लिख दीजिए उल्टा, ला धन जा। अब है तो दोनों वर्ड, लेकिन बेटा देखो इसमें अंतर हो गया। अब ये निरर्थक हो गए, ये क्या हो गए, निरर्थक हो गए। दोनों के होते हुए भी दोनों अपने सही स्थान पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, निरर्थक। अब लज पढ़ो,
कोई अर्थ आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है। इसी प्रकार ध्वनियों को भी जो सार्थक थे उनको चिन्हित कर दिया गया शब्दों में, और इन्हीं सार्थक ध्वनियों के द्वारा क्या किया गया? शब्दकोश का निर्माण किया गया, शब्द की रचना की गई। आइए देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप देखिए ना, यहाँ तक पहुंच गए कि यहाँ हमारा संबंध इन्हीं ध्वनियों से, जो सार्थक ध्वनियों से है, तो यहाँ हमारा संबंध सुस्पष्ट एवं सार्थक ध्वनियों से है। ये सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि लिपि किसे कहते हैं। आपने पहले बताया कि ध्वनि क्या है, बताया ना कि ये ध्वनि क्या है, तो आपने यही कह दिया कि ध्वनियां ही भाषा का ध्वनि। आपने कहा ना, यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि क्या है, क्या है। अब एक प्रश्न उठ गया यहाँ पे कि ध्वनि क्या है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। दो नंबर के भी प्रश्न आते हैं जो लिखित रूप से हैं, तो सार्थक उत्तर देना होता है, हमें 50 वर्ड में दे देते हैं। तो क्या होता है कि आप ऐसे कह सकते हो कि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद या आवाज को ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वह ध्वनि है, अतः उसे सीमित करना संभव नहीं है, इसलिए उसे दो भागों में बांटा गया है, सार्थक, निरर्थक। अतः ये सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती है। अब तीन प्रश्न यहाँ उठता है। पहले तो बच्चों पहला प्रश्न हो गया कि ध्वनि क्या है, तो आपने एक लाइन में उत्तर दे दिया कि सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद या आवाज को ध्वनि कहते हैं। बस यहाँ समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना। दूसरा प्रश्न उठता है कि देखिए, कहा ना आपने, ये भी कह सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि इससे स्पष्ट है कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वह ध्वनि है। 2 नंबर का हो गया। अतः अब देखिए, क्या कह सकते हैं कि क्या इनको सीमित किया जा सकता है? नहीं, इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न, फिर यहाँ से प्रश्न बनता है किस लिए इसे कितने भागों में बांटा गया, यानी ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया। तो ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? देखो, सार्थक और निरर्थक। देखो, आपके बुक में सब कुछ है, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनते हैं ये जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आपको बताया कि इन्हीं इतने में से कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहले ध्वनि पूछेगा तो एक लाइन में आप उत्तर देंगे, फिर और हो सकता है कि 2 नंबर का, 1 नंबर का एक लाइन में दे दिए, 2 नंबर को तो यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। फिर आपने कहा उन्हें सीमित करना क्या संभव है? नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। और भाषा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो सार्थक ध्वनियों से होता है। चौथा प्रश्न उठता है यहीं से कि भाषा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो सार्थक ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है, क्योंकि निरर्थक का कोई अपना महत्व नहीं है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से पूछ सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। अब यहाँ हम प्रश्न रखते हैं दूसरा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या है, देखो ये दूसरा प्रश्न हो गया ना। आपको समझने के लिए पहले हमने बता दिया, पहली लाइन में ध्वनि किसे कहते हैं, फिर आपने कहा कि ये कितने होते हैं, यथा होते हैं, और कितने प्रकारों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। और जो भाषा का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है? तो सार्थक ध्वनियों के माध्यम से होता है। इतने प्रश्न आपने पहले में जाना, पहले पैराग्राफ में। दूसरे में आइए हम देखते हैं कि कहाँ से निकलता है। तो दूसरे में यहाँ हमारा संबंध, देखिए लिपि किसे कहते हैं, आप देखिए यहीं पे निकलेगा आपका। यहाँ हमारा संबंध सुस्पष्ट एवं सार्थक ध्वनियों से है। ये सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती है। इतना तो आप भाषा में भी कर सकते हैं, लेकिन लिपि लिखना है तो आप यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों, देखो आप यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन 1 नंबर का देना होगा तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए क्या करते हैं हम, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इन ध्वनियों के लिए लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। आ गया ना 1 नंबर का प्रश्न। 1 नंबर का ही पूछा जाता है, क्योंकि आपका वो 25 ही नंबर का होता है। आधे आधे नंबर के आते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, पर्यायवाची क्या है, मैंने
कुछ वीडियो डाला है अभी, लेकिन अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको रटा देंगे, आपको कोई सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। 100% आप पढ़ के बता सकते हैं जब पेपर दे के आए कि मैम आया कि नहीं आया। तो आइए, हमने इतना प्रश्न आपको निकाला ना, तो 1 नंबर के प्रश्न यहीं से, कि लिपि किसे कहते हैं, तो यहीं से आइए देखते हैं हम लोग बच्चों कि इन ध्वनियों के, सॉरी, यहाँ से प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। अब यहीं से बोलो मेरे साथ, 1 नंबर का प्रश्न यहीं से निकलता है कि प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। आ गया ना आपका यही से कि उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लेकिन जब मान लो ये 1 नंबर का है, ये क्या होता है? 1 नंबर, आधे नंबर का प्रश्न है, सॉरी आधे नंबर का, क्योंकि जैसे आपका वो है ना सिलेबस 25 नंबर में, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये नहीं कि 25 नंबर का बस 5-5 नंबर का प्रश्न दे दिया अति लघु, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, जब हम 2 नंबर के पूछते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। यहाँ हमारा लिपि से हमारा संबंध है, ऐसे कह सकते हो कि यहाँ हमारा संबंध सुस्पष्ट एवं सार्थक ध्वनियों से। ये सार्थक ध्वनियां ही क्या कहते हैं, क्योंकि निरर्थक तो हमने पहले ही बता दिया, उसका कोई स्थान नहीं है। तो सार्थक ध्वनियां ही भाषा का निर्माण करती हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। अब देखो, प्रत्येक भाषा की क्या होती है? कुछ मूल ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए हम क्या करते हैं? लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अब यहीं से इंपॉर्टेंट, लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो बेटा समझ में हमको लगता है कि आ रहा होगा आपको कि कैसे, इतना देखने में तो बहुत छोटा सा है, आपको लगता होगा मैम ने सेट कर लिया और बस आके बोल दिया। नहीं, हाँ, एक माइंड में ये रखना होता है कि आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रश्न कैसे आए, प्रश्न कैसे आ सकते हैं। इन्हीं 2-4 लाइनों से आपके कितने प्रश्न बन सकते हैं। आप क्या करते हो, इस वीडियो के एक मामूली सा जानकर छोड़ दोगे कि हम बुक से पढ़ लेंगे, सीरीज से रट लेंगे, लेकिन रटने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। जब आप पढ़ लेते हो एक बार तो कभी भूलते नहीं हो, और रटी हुई चीजें देखो, यहीं से आपके 20 प्रश्न बन रहे हैं। आप रटोगे कितना, लेकिन एक वीडियो आप 10 मिनट 15 मिनट का पढ़ लिए तो 25 प्रश्न तक आपने तैयार कर लिया है। और वो भूलने वाली चीज नहीं है। जो समझ के हम लोग पढ़ते हैं उसकी वो अधिगम अस्थायी होता है, लेकिन जो रटते हैं उसकी वो क्या है? अधिगम अस्थायी नहीं होता, रटी हुई चीजें तुरंत भूल जाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, सुविधा के आधार पर, हाँ, यानी ये पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर ये बांटा गया, तो सुविधा के आधार पर क्या किया गया? ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया। ये आगे भी हमने बता दिया, कौन से? सार्थक और सार्थक ध्वनियों को। सुविधा के आधार पर सार्थक ध्वनियों को भी क्या किया गया? 2 भागों में। पहले देखिए, एक प्रश्न उठता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? ध्वनियों को, तो ध्वनियों को क्या किया गया? ध्वनियों को क्या किया गया? 2 भागों में। एक सार्थक, एक क्या किया गया? सार्थक, और दूसरा निरर्थक। एक सार्थक हो गया, दूसरा निरर्थक हो गया। लेकिन फिर पूछ रहा है प्रश्न कि यहाँ पे क्या, कि सार्थक ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया। अब देखो, ये प्रश्न आप कैसे जानोगे? रट नहीं पाओगे, सीरीज में नहीं होता है। अब सार्थक ध्वनियों को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? अब देखो, ये देखो, नया प्रश्न आपको मिल रहा है, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में? स्वर और व्यंजन 2 भागों में। यानी ध्वनि को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। तो हमने बताया कि सार्थक जो ध्वनियां हैं उन्हें क्या किया गया? चिन्हों में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें? चिन्हों में, चिन्हों में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन निरर्थक को क्या किया गया? भूल गए। निरर्थक से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो सार्थक ध्वनियां हैं उन्हें ही क्या किया गया? चिन्हों में परिवर्तित करके शब्द का, वर्ड का निर्माण किया गया। अब सार्थक ध्वनियों को प्रश्न उठता है, जो वर्ड का निर्माण हो गया पूरा, कि टोटल कितने वर्ड हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कितने वर्ड है टोटल? तो हमने बताया था ना बच्चों, 52, 52। टोटल कितने हैं? कुल, टोटल मीन्स कुल, यानी कितने हैं? 52। तो इन्हीं 52 जो सार्थक ध्वनियां, ये क्या है? 52। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में जो वर्ड है, सार्थक वर्ण कितने हैं? तो जो सार्थक वर्ण है वो बच्चों
सॉरी बच्चों, डिस्टर्ब हुए होंगे। तो आइए, जो सार्थक ध्वनियां हैं वो 52 है। कितने हैं बच्चों? 52 है। तो ऐसे भी प्रश्न देखो, यही से प्रश्न बनाने, सार्थक ध्वनियां कितनी है? 52। अब सार्थक ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब देखो यहाँ उठता है प्रश्न कि स्वर कितने हैं, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था ना, आप पढ़ते आ रहे हो 13। कितना पढ़ते आ रहे हो? 13। क्यों? क्योंकि अन और आह को भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको जानने की जरूरत है। अब आप कहते हैं ना वर्ण पढ़ाना है दुनिया हिंदी में है क्या है, ये अक्षर उच्छर का ज्ञान, लेकिन आपने देखा कितना डीपली जाना है। अभी बहुत कुछ छूटा है बच्चों पिछले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में देना शायद संभव नहीं है, बहुत लंग जाएगा। तो मैं जो छूटा है उसको धीरे धीरे आपको बताते चलूंगी। फिर आप देखिए, सार्थक ध्वनियां कितनी है? 52। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं बेटा? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। और जो आपका उष्म व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन था, दो कौन से थे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जिसको हमने बताया था वहां पे 2 ही गुण, तो उत्क्षिप्त लिखना भूल गए थे, उसी को 2 गुण कहते हैं, 2 ही गुण, और उसी को उत्क्षिप्त कहते हैं। तो सब और 4 कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। सब को मिलाकर, और 2 जो आप पढ़े थे अन आह को पढ़ते थे ना हमेशा, अन आह को जो पढ़ते थे वो किस में रखते थे? अयोग्य वा। अयोग्य वा, तो किस में रखे? अयोग्य वा। अब अयोग्य वा इन सबको मिलाकर अंतस्थ, संयुक्त, द्विक्षिप्त, अयोग्य वा सबको मिलाकर टोटल, तो फिर यहाँ हुआ 52। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, और काउंट करते समय बच्चों ये भूल गए थे कि अन आह को जोड़ना, तो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। जब अन आह सबको जोड़ लिया हमने तो टोटल कितने हो गए? 52। तो प्रश्न उठता है कि सार्थक ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? 2, स्वर और व्यंजन। फिर प्रश्न यहीं पे आ जाएगा ना, स्वर कितने के होते हैं और व्यंजन, ये टॉपिक होगा। फिर आप पिछला वीडियो जो वर्णमाला में डाया है, फिर यहीं से स्टार्ट होता है कि सार्थक ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया। किस में? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। अब यहीं से उस वीडियो का क्या होगा? उस वीडियो की शुरुआत हो जाएगी जो हमने बताया था। तो इसको पीछे, क्योंकि वो लेवल इसलिए बताया कि पहले आप वर्ड जानिए, जब वहां बता दिया तब यहाँ पे आप थोड़ा बताना आसान हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे समझिए कि ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तो कितने भागों में? 2, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? स्वर और व्यंजन, मुख्य रूप से 2 में, स्वर में और व्यंजन में। अब स्वर और व्यंजन कितने हैं? स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। टोटल सार्थक वर्ण कितने हैं? तो 52 है। और किसके अनुसार है बच्चों ये? तो देवनागरी लिपि के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देवनागरी लिपि के चिन्हों को पढ़ रहे हैं, जो लिखित रूप से, अभी लिपि कहा ना, लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन ध्वनियों के लिए लिखित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब सुविधा के आधार पर हमने बताया कि स्वर को और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया, स्वर 11 और व्यंजन 33, कुल वर्ड कितने? 52। अब इसको बताया। अब देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा रखा कि इसकी शुरुआत हो सकता है कि प्रश्न पूछ भी सकता है, माइंड प्रश्न बनाने वाला पता नहीं क्या माइंड करके, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, सब पढ़ते चलना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इन ध्वनियों को किसने विभाजित किया? तो सर्वप्रथम ध्वनियों का विभाजन 200 ईसा पूर्व के आसपास किसने किया? थोरेक्स ने किया है। अब आइए, कुछ पॉइंट हम पिछले वीडियो में छोड़ दिया था बच्चों, और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सार्थक ध्वनियों को और किस नाम से जानते हैं? तो सार्थक ध्वनियों को बच्चों यहाँ से ये प्रश्न का है, यहाँ से इस प्रश्न का संबंध है। इस सार्थक ध्वनियों को हम 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। इसलिए क्या किया गया? इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर एवं व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन। आइए, कुछ हमने छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, उसको देखते हैं। वर्णमाला में ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है एकदम शॉर्ट में कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर ये छूटा था बच्चों, या और वा को हमने अंतस्थ बता दिया था कि या, वा, रा, ला को अंतस्थ कहते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग है बच्चों, ये चारों समझते हैं। या
वा को अर्ध स्वर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। या वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और क्या, रा को, अब आगे देखते हैं, या वा हो गया रा, रा को क्या कहते हैं बच्चों, लुंठित, रा को लुंठित वर्ण कहते हैं और इसी को ही प्रकंपित कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रकंपित वर्ण कौन से हैं, तो है तो एक ना रा, लेकिन उसी में ला देंगे, रा या वा चारों दे दिए। आप क्या किए, कंफ्यूजन में है तो दोनों जानिए, लुंठित जान रहे हैं तो प्रकंपित जानते रहिए, प्रकंपित जान रहे हैं तो लुंठित, क्योंकि दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में कभी लुंठित पूछा गया है और कभी प्रकंपित पूछा गया है। फिर आप आइए ला, जो कि चौथे में ला बचा आपका, तो ला को क्या कहते हैं, पाशर्विक वर्ण। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे रा लुंठित पूछ लिया गया तो आप क्या कहते हैं, लुंठित से ला लगा देते हैं कि ला होगा जरूर पक्का। और प्रकंपित रा पाशर्विक, सॉरी पाशर्विक पूछता है तो रा कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखिए लुंठित रा को कहते हैं और पाशर्विक ला से। और आगे आपने देखा ही कि लुंठित को ही प्रकंपित भी कहते हैं, तो दोनों किसके लिए प्रयोग किया गया, रा के लिए। तो बच्चों ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप बताइएगा प्लीज कमेंट के द्वारा, और समझ में आए तो आप पढ़ते रहिए। ऐसे नए वीडियो के साथ हम आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ा के प्रश्न उत्तरी करा के क्या करेंगे, आपको ट्रेंड कर देंगे, मीन्स आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।